गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने देखा था कि बीज जो होता है वो सजीव होता है या निर्जीव। तो हमने यहाँ पे बीज को सजीव की श्रेणी में रखा था। क्यों? क्योंकि अगर हम बीज को कुछ पॉसिबल कंडीशंस दे दें जो इसके उगने के लिए ज़रूरी है तो बीज वहाँ पे उग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको सजीव की श्रेणी में रखा था। अब देखते हैं बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या क्या कंडीशंस होंगी जो हम बीज को दें उसके अंकुरण के लिए। तो यहाँ पे है, क्या आपने बीज को अंकुरित होते हुए देखा है? क्या आप में से किसी ने देखा है बीज को अंकुरित होते हुए? आप जानने को उत्सुक होंगे कि बीज के अंकुरण के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अगर आपने बीज को अंकुरित होते हुए नहीं देखा तो आपको ये जानने की जिज्ञासा होगी ज़रूर कि एक बीज को अंकुरित होने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। क्या आप अंकुरण के लिए आवश्यक किसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? क्या आप ये सोच सकते हैं अपने हिसाब से कि कौन सी ऐसी परिस्थिति हम इसे देंगे बीज को कि अंकुरित हो जाए? आप कैसे जांच करेंगे कि इन परिस्थितियों का बीज के अंकुरण पर क्या प्रभाव होता है? तो जो परिस्थितियां हम देंगे बीज को अंकुरित करने के लिए तो उनका बीज के अंकुरण पर क्या प्रभाव होता है ये भी हम अभी देखेंगे आगे। आइए क्रियाकलाप 10.2 के द्वारा इसका अन्वेषण करें। अब यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि बीज के अंकुरण के लिए हमें किन किन परिस्थितियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बगीचे की मिट्टी से भरे एक जैसे 4 गमले लीजिए। आपने 4 गमले लेने हैं, एक जैसे होने चाहिए और उसको बगीचे की मिट्टी से भर देना है। ठीक है, बगीचे की मिट्टी से क्यों? क्योंकि उसमें खाद भी होगा बगीचे वाली मिट्टी में, इसलिए वहाँ से आप मिट्टी लेंगे तो आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, इसलिए बगीचे की मिट्टी के बारे में बोला गया है। प्रत्येक गमले में किसी फली जैसे सेम, राजमा, लोबिया, फली वाले बीज होने चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे दे दिया गया है सेम के फली के बीज हो सकते हैं, राजमा के हो सकते हैं, लोबिया के हो सकते हैं। इसके आपने 4-4 बीज हर गमले में बोने, किसी एक के ले लेना, 4-4 बीज आपने बोने हैं इसमें। अब इन गमलों को 15 दिन के लिए निम्नलिखित स्थितियों में रखें। अब आपको अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं, अलग अलग परिस्थितियां बताई गई हैं। यहाँ पे 15 दिन के लिए आपने उन्हीं परिस्थितियों में इन गमलों को रखना है। गमला नंबर जो क है, मिट्टी में जल मत डालिए। पहला जो गमला होगा उसमें आप 4 बीज डाल देना, लेकिन उस मिट्टी में आपने जल नहीं डालना है, मीन्स पानी नहीं डालना है। इस गमले को सीधा सूर्य के प्रकाश में रखें। ये देखो, सूर्य के प्रकाश में डायरेक्ट जहाँ पे सनलाइट आए वहाँ पे आप रखेंगे गमला नंबर क, जिसमें कि जल नहीं भरेंगे। ठीक है, मिट्टी है, सनलाइट है, 2 चीज़ें हैं, जल नहीं है। अब आगे गमला ख, मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में जल डालिए जिससे कि मिट्टी के ऊपर जल हमेशा उपस्थित रहे। आपको इस मिट्टी में इतना पानी डालना है कि आपको हमेशा इस मिट्टी के ऊपर पानी दिखे। जल के कम होने पर नियमित रूप से इसमें जल डालते रहिए। अगर जल कम हो जाए तो आपने उसमें और जल डाल देना है, लेकिन पानी एक्सेस में ही रहना चाहिए, मिट्टी से ऊपर पानी रहना चाहिए। गमले को सीधा सूर्य के प्रकाश में रखिए। यहाँ पे देखो, यहाँ तक पानी है, इस तरीके से एक्सेस में पानी होना चाहिए, लेकिन गमला क्या है, डायरेक्ट सनलाइट में होना चाहिए। ठीक है, सीधे सूर्य के प्रकाश में होना चाहिए। अब नेक्स्ट गमले की बारी, गमला ग, नियमित रूप से गमले में उपयुक्त मात्रा में जल डालिए। मीन्स जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी डालना है, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, नॉर्मल पानी डालना है कि मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे और गमले को अंधेरे स्थान पर रखिए। इतना पानी डालना है कि मिट्टी केवल गीली रहे, नमी बनी रहे। लेकिन अब की बार आपने इस गमले को अंधेरे में रखना है, तो इसका मतलब यहाँ पे सूर्य की रोशनी जो है वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट गमला है घ, गमले में नियमित रूप से उपयुक्त मात्रा में जल डालिए जिससे कि गमले की मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे। इस गमले में भी इतना ही पानी डालना है कि जो मिट्टी है उसमें हल्की नमी बनी रहे। गमले को सीधा सूर्य के प्रकाश में रखिए। अब की बार जो गमला है ये तो हमने सूर्य की रोशनी में नहीं रखा, इसकी जो मिट्टी है इतना ही पानी डालना है कि मिट्टी गीली रहे, लेकिन
इसको सूर्य के प्रकाश में रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तालिका 10.2 में वायु, सूर्य के प्रकाश और जल की उपलब्धता को इंगित कीजिए। आपको यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें हमें ये बताना है कि कौन से गमले में वायु प्रेजेंट है, सूर्य का प्रकाश है, जल है, इस तरीके से देखना है। ठीक है, अब जब किसी बीज में अंकुर निकलता है तो उसे अंकुरित बीज कहते हैं। जब कोई बीज अंकुर उसमें निकल जाता है तो उसको कौन सा बीज कहते हैं? अंकुरित बीज कहते हैं। अनुमान लगाएं कि क्या प्रत्येक गमले में बीजों का अंकुरण होगा। अब आपको खुद पहले अनुमान लगाना है कि क्या हर गमले में बीज उग जाएगा, बीज का अंकुरण होगा। विभिन्न परिस्थितियों में रखे गए प्रत्येक गमले के विषय में अपने पूर्वानुमान तालिका 10.2 में अंकित कीजिए। अब आपको सबसे पहले अनुमान लगाना है और अनुमान लगा के आपको ये जो टेबल आपको दी गई है उसमें फिल करना है। 10 से 7 दिनों तक गमले में बीज का अंकुरण की स्थिति का नियमित अवलोकन कीजिए। आपको 7 से 10 दिन तक लगातार इन बीजों को देखना है कि क्या किसी में बीज का अंकुरण हुआ या नहीं। अपने अवलोकनों को तालिका 10.2 में अंकित कीजिए। अपने पूर्वानुमानों की तुलना अपने अवलोकनों से कीजिए। अब जो आपने पूर्वानुमान लगाया है, बीज के उगने से पहले आपने ये अनुमान लगाना है कि कौन से गमले में बीज उगेगा, कौन से में नहीं उगेगा। ठीक है, ये अनुमान लगाने के बाद आप जो ऑब्जर्व करेंगे कि बीज किस में उग गया, किस में नहीं उगा, उसके साथ में अपने कंपेयर करना है अपने पूर्वानुमान से। और जो आप गमलों में देखेंगे बीज किस में उगा है, किस में नहीं उगा, उसके साथ में आपने तुलना करनी है और देखना है कि कितना आपका आंसर सही निकलता है। अब देखो यहाँ पे सीधा सूर्य के प्रकाश में और जल रहित वायु है, सूर्य का प्रकाश है लेकिन जल नहीं है। तो पूर्वानुमान क्या है कि इसमें बीज का अंकुरण नहीं होगा। अब जब आप अवलोकन करेंगे तब भी उसमें आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि किसी को भी उगने के लिए, किसी भी बीज को उगने के लिए जल की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे जल उपलब्ध नहीं है। ठीक है, क्यों? जल का काम क्या होता है? ये जो बीज होता है उसका जो बाहरी जो परत होती है उसको सॉफ्ट कर देता है, मुलायम कर देता है, जिससे कि बीज को उगने में मदद होती है। और जो बीज का जब अंकुरण होगा तो जल की वजह से ये जो बाहरी परत होती है वो टूट जाएगी नरम होके और बीज जो है वो उगना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, मैंने आपको बता दिया है कि कारण क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है सीधा सूर्य के प्रकाश में। तो सूर्य का प्रकाश है और अत्यधिक जल युक्त, बहुत ज़्यादा जल है इसमें, तो इसमें वायु प्रेजेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी में जो वायु प्रेजेंट है वो अत्यधिक जल के कारण उसकी वायु का यूज़ नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा जल जब उसमें यूज़ करेंगे तो वो ब्लॉकेज कर देगा, मीन्स उसमें हवा पास होने नहीं देगा। इसलिए यहाँ पे जो पूर्वानुमान है कि यहाँ पे बीज नहीं उगेगा, तो बाद में जब आप ऑब्जर्वेशन अवलोकन करेंगे इन सभी का, तो वहाँ पे भी बीज नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि अत्यधिक नमी होने के कारण, अत्यधिक जल होने के कारण हवा का ब्लॉकेज हो जाएगा, हवा पौधे में नहीं पहुँच पाएगी, मीन्स बीज तक नहीं पहुँच पाएगी, हवा का यूज़ नहीं कर पाएगा और अत्यधिक जल के कारण जो बीज है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उग नहीं पाएगा। नेक्स्ट है पूर्णतः अंधेरे में और नम मिट्टी युक्त। अब वायु प्रेजेंट है, सूर्य का प्रकाश प्रेजेंट नहीं है क्योंकि बोला है कि पूरा अंधेरे में है, जल है। अब पूर्वानुमान है कि इसमें जो पौधा है वो उग जाएगा। अवलोकन करेंगे तब भी आपको दिखाई देगा कि बीज जो है वो अंकुरित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको उगने के लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, वो अंधेरे में भी उग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे कारण आप लिख देना। अब नेक्स्ट है सीधा सूर्य के प्रकाश में। तो सूर्य का प्रकाश है और नम मिट्टी युक्त, मीन्स पानी भी है और हवा भी है। ठीक है, वायु भी है। वायु जो है वो मिलती रहेगी, उसको पानी डालेंगे, मिट्टी की वजह से जो बीज है वहाँ तक वायु पहुँचती रहेगी। तो यहाँ पे है
कि बीज जो है पूर्वानुमान है कि उग जाएगा, और जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन करेंगे, 7 से 10 दिन के बाद आप इनको देखते रहेंगे, तब भी यहाँ पे बीज आपको उगा हुआ मिलेगा। अब आपको यहाँ पे कारण क्या लिखना है कि बीज को उगने के लिए सारी परिस्थितियाँ यहाँ पे मौजूद है। सूर्य का प्रकाश है, जल है और वायु है। अब अगर आपको ये देखना है, देखो स्प्राउट्स जब आप बनाते हो घर पे, चना है, मूंग है, तो आप देखेंगे कोई भी बीज आप लेंगे ना अपने घर पे तो वो भी उग जाएगा। स्प्राउट्स का एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, तो यहाँ पे आप ये ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 गमले लेने, बड़े ज़रूरी नहीं है, छोटे ले लेना, ठीक है। घर पे आप करके देख लेना, आपको यही सिचुएशन सारी मिलेंगी, ठीक है। क्या आप सोचते हैं कि बीजों के अंकुरण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है? क्या आप ये सोचते हैं? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी बीजों के अंकुरण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब बीज उग जाएगा एक बार, उसके बाद जो उसको बड़ा होने के लिए सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा। तो बीज के अंकुरण के लिए ज़रूरी नहीं है कि सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत हो, ठीक है। कुछ के लिए होती है, कुछ के लिए नहीं होती है। क्या प्रत्येक गमले में बीज को वायु, जल और सूर्य का प्रकाश मिल रहा है? क्या आपने देखा कि सभी गमलों में भी वायु, जल और सूर्य का प्रकाश है? तो नहीं है वो, ठीक है। किसी में जल नहीं है, किसी में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तो सभी का पूछा है, तो सभी में ये तीनों चीज़ें नहीं है। क्या कोई ऐसा गमला है जिसमें बीजों को वायु नहीं मिल रही है? यदि ऐसा है तो क्यों नहीं मिल रही है? तो हमने देखा कि ये जो गमला है जिसमें एक्सेस में पानी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे जो वायु है वो उस बीज तक नहीं पहुँच पाएगी, जो कि गमला नंबर 6 है, ठीक है, क्योंकि इसमें वायु का ब्लॉकेज हो जाएगा एक्सेस पानी के कारण, इसलिए वो उग नहीं पाएगा। नेक्स्ट है, उन गमलों के बीजों का क्या हुआ जिनमें अत्यधिक जल डाला गया था? जिसमें अत्यधिक जल डाला गया था उसका बीज खराब हो जाएगा, वो उग नहीं पाएगा। नेक्स्ट है, कौन से बीजों को वायु और जल दोनों प्राप्त हो रहे हैं? कौन से ऐसे बीज हैं जिसमें वायु भी मिल रही है, जल भी मिल रहा है? तो कौन सा है? एक तो गमला ग, एक घ और ख में भी है, लेकिन इसमें एक्सेस में पानी है, ठीक है। सॉरी, इसमें वायु नहीं है, तो इसलिए हम नहीं बोल सकते। तो गमला नंबर ग और घ, इन दोनों में जल भी है और वायु भी है। उन गमलों को पहचानिए जहां आपको बीजों का अंकुरण दिखाई दे रहा है। तो ये 2 गमले ही हैं जिनमें आपको बीजों का अंकुरण दिखाई देगा, बाकी 2 में नहीं दिखाई देगा। क्या आपका अवलोकन आपके पूर्वानुमान से मेल खा रहा है? तो यहाँ पे है हाँ, ठीक है। अपने अवलोकन के पक्ष में संभावित कारणों को तालिका 10.2 में लिखिए, ये हमने पहले ही आपको बता दिया है। अपने अवलोकनों के आधार पर बीज के अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बताएं। तो बीज के अंकुरण के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो क्या है? जल की ज़रूरत है, वायु की ज़रूरत है, सूर्य का प्रकाश बीज के अंकुरण के लिए जरूरी, कुछ बीजों के लिए ज़रूरी है, कुछ के लिए नहीं है, ठीक है। अब आगे है, बीज के अंकुरण के लिए वायु, जल और सूर्य के प्रकाश में से क्या क्या अनिवार्य है? तो मैंने आपको बता दिया है, ये 2 चीज़ें तो ज़रूरी है। ये जो है सूर्य का प्रकाश बीज के अंकुरण के लिए कुछ के लिए ज़रूरी है और कुछ के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये 2 परिस्थितियां हैं जो अनिवार्य है। प्रत्येक गमले में उपलब्ध परिस्थितियों की तुलना कीजिए। जो भी परिस्थितियां हैं मैंने आपको बता दी थी, आप उनकी तुलना कर सकते हैं। फली के बीजों के अंकुरण के लिए जल और वायु की उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। अभी आपको यहाँ पे बता दिया गया, जो फली वाले बीज होते हैं उनके अंकुरण के लिए ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। कौन कौन सी? जल और वायु की उपयुक्त मात्रा। बीजों को अंकुरण के लिए इन परिस्थितियों की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि इसके बिना वो उग नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जल मौजूद नहीं रहेगा तो जो बीज है उसकी जो आउटर लेयर, बाहरी जो परत है, बीजावरण जिसको बोलते हैं, वो सॉफ्ट नहीं हो पाएगा, और सॉफ्ट नहीं होगा तो फिर बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हार्ड सेल होगी उसकी, जो बाहर का जो बीजावरण है वो हार्ड रहेगा, तो जो अंदर जो भ्रूण है जो बीज का, वो उसको तोड़ के बाहर नहीं आ पाएगा।
क्या आप ऐसा सोचते हैं कि इन परिस्थितियों में से किसी एक या एक से अधिक परिस्थितियों का अभाव बीज के अंकुरण को प्रभावित करेगा? तो ये जो परिस्थितियाँ 3 बताई गई हैं, इनमें से अगर इन दोनों में से किसी एक की कमी है तो फिर ये जो बीज है वो अंकुरित नहीं हो पाएगा। ठीक है, फली वाले बीजों की बात हो रही है जिनके लिए सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है। आइए हम समझते हैं कि ये परिस्थितियाँ बीज के अंकुरण में किस प्रकार सहायता करती हैं। क्रियाकलाप 10.2 में जो परिस्थितियाँ थी उसके प्रभाव। अब जल, सबसे पहले बीजों के अंकुरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल बीजों को उनकी वृद्धि के लिए अनिवार्य प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम बनाता है। अनिवार्य प्रक्रिया क्या होगी, ये देखो यहाँ पे आपको एक बीज दिखाया गया है, ये फली का अंकुरित बीज है। तो ये जो बाहरी जो परत होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, बीजावरण, जो कि प्रोटेक्ट करता है ये अंदर वाले बीज को खराब होने से। ठीक है, तो ये सेल क्या होती है, हार्ड होती है, ये जो परत होती है वो हार्ड होती है। अब बीज का बाह्य आवरण को बीजावरण कहा जाता है। ठीक है, जल बीजावरण को मुलायम करता है। क्या काम करता है, इसको मुलायम कर देता है जल, और इसके अंदर के नन्हे से भ्रूण को पौधे में विकसित होने में सहायता करता है। आप देखना कि राजमा को अगर आप भिगोते हो तो उसका जो ये आउटर जो पार्ट है, ये बीजावरण, ये सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जल का काम पता चल गया कि इस लेयर को सॉफ्ट कर देता है, मुलायम कर देता है, जिससे कि ये जो भ्रूण है ये इसको तोड़ के बाहर आ जाता है। नेक्स्ट है मिट्टी, वायु और मिट्टी। वायु एवं मिट्टी, बीजों को अंकुरण के लिए वायु की आवश्यकता होती है। बीज मिट्टी के कणों के बीच के स्थान में उपस्थित वायु का उपयोग करते हैं। अब देखो, बीज क्या करते हैं, जो मिट्टी के कण है उनके बीच में जो वायु प्रेजेंट होती है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, बीज कोई बाहर आके सांस लेके तो नहीं जाता है अंदर दोबारा, तो वही होगा। जब हम उस गमले में एक्सेस में पानी डाल रहे थे, बहुत ज़्यादा पानी डाल रहे थे, तो वहाँ पे वायु का ब्लॉकेज हो गया था, इसलिए वो बीज अंकुरित नहीं हो पाया और ज़्यादा पानी होने के कारण वो अंदर ही खराब हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मिट्टी के कणों के बीच के स्थान के कारण जड़ें आसानी से बढ़ती है। अब मिट्टी क्या होती है, उसके बीच में उसकी जो कण होते हैं उसके बीच में वायु प्रेजेंट होती है, जिससे कि जो जड़ होती है उसको अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो धीरे धीरे अपने आप को बढ़ा लेती है। नेक्स्ट है प्रकाश एवं अंधकार की परिस्थितियाँ। हमने सीखा कि फली के बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश अनिवार्य नहीं है। जो फली वाले बीज हैं उनके लिए प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है। सामान्यतः अधिकांश बीजों को अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। मोस्टली जो है उनके अंकुरण के लिए सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे बीज के अंकुरण की बात हो रही है, ठीक है, पौधा बनने की बात नहीं है। किंतु अंकुरण के पश्चात नवोद्भिद की वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके बाद जब इसमें जड़ और तना निकल जाएगा, छोटा सा अंकुरित हो जाएगा, उसके बाद उसको पूरा बढ़ने के लिए, जड़ों को नीचे बढ़ने के लिए और इसको ऊपर बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा फिर। ठीक है, अध्याय उचित आहार, जो कि स्वस्थ शरीर का आधार, ये आपने अध्याय पढ़ा होगा। में आपने सीखा कि मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य और उचित वृद्धि के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और वृद्धि करने के लिए हमें संतुलित भोजन की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार पौधों को भी उचित वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों एवं पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे हमें वृद्धि करने के लिए और स्वस्थ शरीर के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार पौधों को वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए और अनुकूल पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। पोषक तत्व मतलब जो उनको जिंदा रहने के लिए जो खाना होता है, जैसे जल हो गया, जल के थ्रू उसको पोषक तत्व मिलते हैं, मिट्टी जो होती है उसके थ्रू पोषक तत्व मिलते हैं। अब आपके विचार में कौन सी अन्य परिस्थितियाँ बीज के अंकुरण को प्रभावित करेंगी? अब और कौन सी परिस्थितियाँ होंगी जो बीज के अंकुरण को प्रभावित कर सकती हैं? अब एक छोटा सा है यहाँ पे, कालियस और पिटूनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधों में बीजांकुरण
के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब हमने फली वाले बीजों के बारे में पढ़ा तो उसमें तो सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये तो जो पौधे होते हैं, पुष्पीय पौधे जिनमें फूल लगते हैं, इनके बीजों को अंकुरण के लिए सूर्य की प्रकाश की ज़रूरत होती है। इन बीजों को मिट्टी से ढकने पर इनका अंकुरण बाधित होता है। अगर इन बीजों को आप मिट्टी से ढक देंगे तो इनका अंकुरण बाधित हो जाएगा, मतलब ये उग नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे वही कैलेंडुला और जो जीनिया है, जैसे कुछ पुष्पीय पौधे बीजांकुरण के लिए अंधकार की आवश्यकता होती। ये दो पौधे हैं जिनके बीजांकुरण के लिए सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, और ये जो दो पौधे हैं इनके बीजों को उगने के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं कैसा डिफरेंस है इनमें। इन बीजों को पर्याप्त मिट्टी से ढका जाना चाहिए। ठीक है। अब सजीवों की कौन सी विशेषताओं के कारण आपने क्रियाकलाप 10.1 में पौधों को सजीवों की श्रेणी में रखा? कौन सी ऐसी विशेषताएं थी? जब हमने 10.1 पढ़ी थी उसमें हमने पौधों को सजीव बताया था। क्या क्रियाकलाप 10.2 में पौधों में वृद्धि दिखाई देती है? आपको वृद्धि दिखाई दी होगी। क्यों? क्योंकि जब बीज यहाँ से सेल को तोड़ के या आउटर लेयर को तोड़ के बाहर आके अंकुरित हुआ, इसका मतलब वहाँ पे वृद्धि हुई है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमें वृद्धि यहाँ पे दिखाई दी। क्या सजीवों की अन्य कोई विशेषता इन पौधों में दिखाई देती है? क्या जो सजीव, जैसे कि सजीव, क्या हम हवा लेते हैं, वायु का यूज़ करते हैं, तो पौधे भी वायु का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी सजीव हैं और हम भी सजीव हैं। और खाना भी ले रहे हैं, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो जल के थ्रू, मिट्टी के थ्रू वो अपने पोषक तत्वों को पूरा करते हैं। आपको ध्यान है, जो भी पौधे उगाते हैं तो उनको पता है कि टाइम टाइम पे खाद की ज़रूरत उनको पड़ती है, तो वहीं से वो अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। आइए अब हम पौधों में स्पष्ट रूप से दिखने वाली एक अन्य विशेषता, जो कि क्या है, वृद्धि एवं गति का अध्ययन करते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बीजों को कौन सी श्रेणी में रखेंगे, तो आप बीजों को कौन सी श्रेणी में रखेंगे? सजीव की श्रेणी में। क्लियर है? आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छा लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।